15 साल बाद क्राइम और कॉन्स्पिरेसी की कहानी का ऑडियो फिर से गूंज रहा है। कहा जाता है कि पूर्वांचल के गैंगवार की दुनिया में उस वक्त पहली बार AK-47 का इस्तेमाल हुआ और ऐसे जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया जिसकी कल्पना मात्र से भी रूह कांप जाती है। 15 साल बाद आखिर उस साजिश के ऑडियो का जिक्र आज क्यों? क्या ऑडियो में क्या था और वो कौन था जो कुटिल आवाज में जय श्री राम बोल रहा था? जय श्री राम शब्द का इस्तेमाल उसने किसके लिए किया था? आज हमारे साथ समझिए। इस दर्दनाक कहानी को समझने के लिए पहले ये ऑडियो सुनिए। तो 15 साल बाद ये ऑडियो सामने आया है। यूपी एसटीएफ का दावा है कि ये आवाज मुख्तार अंसारी की है, जो एक बड़े नेता की हत्या के बाद किसी से फोन पर बात कर रहा था। जेल के अंदर से ये तमाम बातें हो रही थी। फोन करने वाला अपनी समस्या को बताना चाहता था, लेकिन मुख्तार तो एक बड़े नेता की हत्या पर खुशी जता रहा था और कुटिल आवाज में जय श्री राम बोल रहा था। जय श्री राम चुटिया काट ली जैसे शब्दों से समझिए कि आखिर किसकी बात हो रही थी। बोला ठाकुर वो भैया एक कोई जमीन नहीं इसमें रिजवान भाई से वहाँ बातचीत की वजह थी, तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ उसमें बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे वो हाँ थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी 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 यहाँ पर वो हो गया, पता चला है हल्ला हो रहा है कि एसटीएफ का दावा है कि फोन पर एक तरफ मुख्तार अंसारी तो दूसरी ओर अभय सिंह था। अभय सिंह ने ही मुख्तार को फोन किया था। जमीन के मामले में वो मुख्तार से मदद मांगने के लिए कॉल किया था, लेकिन उसी वक्त गाजीपुर में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी पल पल की खबर मुख्तार के पास पहुंच रही थी, जिसे सुनकर वो खुश था। इसी बीच अभय सिंह का फोन आता है और मुख्तार अपनी खुशी रोक नहीं पाता। बोला ठाकुर वो भैया एक कोई जमीन नहीं इसमें रिजवान भाई से वहाँ बातचीत की वजह थी, तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ उसमें बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे वो हाँ थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी 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 यहाँ पर वो हो गया, पता चला है हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ ये सुनने में आया। अच्छा कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गाँव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ हाँ बराबर गोली चल रही है। हाँ ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा ओके। इस ऑडियो में मुख्तार अंसारी और अभय सिंह आपस में वार्ता कर रहे हैं। अभय सिंह ने मुख्तार अंसारी को फ़ोन लगाकर किसी ज़मीन के डील के बारे में बात करने की कोशिश की। मुख्तार अंसारी ने पूरी बात को साइडलाइन कर दिया और कहा कि इस समय मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में गोली चल रही है। अभय सिंह ने जैसे ही पूछा कि क्या दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है, तो अचानक मुख्तार जय श्री राम बोलने लगता है। मुख्तार ने सिर्फ इतना ही कहा और अभय सिंह ने समझ लिया कि कोई बड़ा कांड हो गया है। अभय सिंह अपनी बात अब खत्म करने की कोशिश में था, लेकिन मुख्तार अपनी बात पूरी करना चाहता था। जय श्री राम। अच्छा ओके। हेलो। हाँ हाँ काट ली। ठीक है मुट्ठी में। ठीक है बात होगी। अभय सिंह ने घबराकर फोन रख दिया, लेकिन मुख्तार की बाँछें खिल गई थी। अभय सिंह ने पूछा कि क्या गोली बराबर चल रही है या एक तरफा? इस पर मुख्तार अंसारी ने जवाब दिया, जो बड़े ही कटाक्ष के रूप में दिया गया या अहंकार के रूप में जवाब दिया गया कि जय श्री राम। अभय सिंह इशारे को समझ गया और उसके बाद मुख्तार अंसारी ने कहा कि काट ली मुट्ठी में। इसका मतलब ये था कि श्री कृष्णानंद राय जी चोटी रखते थे। मुख्तार ने अभय सिंह को संकेतों में ही बता दिया कि मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद राय की हत्या कर दी है, उनकी चोटी काट ली गई है। और इसी तरह से 2005 में बीजेपी के एक बड़े नेता कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अपनी खुशी जता रहा था।
पूर्वांचल में गैंगवार का इतिहास बहुत पुराना है और आज से 15 साल पहले पहली बार पूर्वांचल में AK-47 से कोई वारदात को अंजाम दिया गया था। हत्या हुई थी तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की, जो मोहम्मदाबाद से विधायक थे। हत्या का आरोप था बाहुली विधायक मुख्तार अंसारी पर। 14 साल ये केस चला और 14 साल बाद साक्ष्यों के अभाव में और गवाहों के मुकर जाने के बाद सभी आरोपी बरी कर दिए गए। उस वक्त ये सवाल उठा था कि अगर मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय को नहीं मारा तो कृष्णानंद राय को किसने मारा, वो भी इतने बड़े दुर्दांत तरीके से। AK-47 से जो है 400 राउंड फायर किए गए थे, 67 गोलियां शरीर से निकली थी। लेकिन एक चर्चा तब भी ये थी कि किसने मारा, और वो सवाल अब भी कायम है। लेकिन सवाल एक और भी है, आखिर वो कौन था जिसने कृष्णानंद राय की चोटी काट ली थी। सवाल ये भी है कि जब इतने सबूत हैं, जब STF को मालूम है कि हत्या के बाद कृष्णानंद राय की चोटी किसने काटी, तो अभी तक सजा क्यों नहीं दिलवाई? कैसे बरी हो गए वो आरोपी? इसका जवाब आज भी कृष्णानंद का परिवार मांग रहा है। आप सोच रहे हैं कि जब सब बरी हो गए तो कृष्णानंद राय की हत्या की कहानी आज हम आपको क्यों सुना रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी कड़ी सामने आ गई है जिसके बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया? जय श्री राम। अच्छा, हेलो। हाँ, काट ली। ठीक है, मुट्ठी में। ठीक है, बाद बात होगी। राकेश पांडे ने उनकी हत्या के बाद उनकी चोटी काट करके। कृष्णानंद राय की चोटी किसने काटी? STF का दावा है कि राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे ने हत्या के बाद कृष्णानंद राय की चोटी काट ली थी। ये वही अपराधी था जिसे STF ने 9 अगस्त को एनकाउंटर में मार गिराया और इसी वजह से मुख्तार का ऑडियो वायरल हो गया है। हत्या के बाद कृष्णानंद राय की चोटी काटी गई थी, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान पांडे के एनकाउंटर के बाद 29 नवंबर 2005 की तारीख की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चोटी क्यों काटी गई? क्या किसी ने चोटी काटने के लिए कहा था? क्या सबूत के तौर पर चोटी काटे ले गया था राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। और अब जब STF ने मुठभेड़ में राकेश पांडे उर्फ हनुमान को मार गिराया, उसके बाद STF के IG ने बयान दिया कि ये जो पूरी वारदात थी, ये जो ऑडियो अब वायरल हो रहा है, इस ऑडियो में मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच की बातचीत है और जो चुटिया की बात की जा रही है वो चुटिया खुद हनुमान ने काटी थी और उसको जाके मुख्तार को दी थी। बताया जा रहा है कि सबूत के तौर पर हनुमान पांडे की चोटी काट कर ले गया था और मुख्तार अंसारी को दिखाया। राकेश पांडे मुख्तार का बहुत करीबी था। शुरू में लोग उसे राकेश के नाम से ही जानते हैं। ऐसे में क्या हुआ कि पूर्वांचल में वो हनुमान पांडे के नाम से कुख्यात हो गया? हनुमान उर्फ राकेश पांडे मुख्तार अंसारी के साथ जेल में था इसी घटना में, और इस पर और हनुमान पांडे मुख्तार अंसारी की सेवा में लगा रहता था। क्योंकि राकेश पांडे भोजन बहुत अधिक मात्रा में करता था, इसलिए मुख्तार अंसारी ने राकेश पांडे का नाम हनुमान रख दिया था। ये भी एक कटाक्ष ही था, लेकिन अपने शूटरों को मुख्तार इसी तरह ट्रीट किया करता था। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार ने जय श्री राम बोला और हत्या करने वाले का नाम हनुमान रख दिया। लेकिन सवाल ये है कि जब STF के पास इतने सबूत थे, सब कुछ जानती है, CBI भी जानती थी, तो हत्या के आरोपी कैसे बरी हो गए? CBI कोर्ट ने आखिर क्यों नहीं इन सबूतों को माना? क्या हनुमान पांडे के एनकाउंटर के बाद इस ऑडियो के जरिए STF नए सिरे से इस मामले को एक बार फिर से जांच रही है? तो अब ये बात तय हो गई है कि अब जो मामला 1 साल पहले ठंडा पड़ गया था कोर्ट का फैसला आने के बाद, वो एक बार मामला फिर गर्मा गया है। और जिस तरीके से हाई कोर्ट में कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने एक याचिका दाखिल कर रखी है इस पूरे मामले की पुनर्विचार की और पुनर्सुनवाई की, तो अब वो मामला फिर जोर पकड़ेगा और फिर वो कहानी याद आएगी जो आज से 15 साल पहले गाजीपुर में जिसको लिखा गया था।
खून की इबारत जो लिखी गई थी वो कहानी फिर अब नए तरीके से खुलेगी और तमाम सारे तथ्य और तमाम सारे पड़ताल फिर सामने आएंगे। 29 नवंबर 2005 को 400 गोलियां चली थी। उस दिन सिर्फ बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या नहीं हुई थी, औरों की भी हत्या हुई थी। ग्राफिक के जरिए जरा समझिए, उनके साथ जा रहे गनर निर्भय नारायण राय, कांस्टेबल अखिलेश कुमार राय, ड्राइवर मुन्ना यादव, श्यामा शंकर राय, रमेश राय और शेषनाथ सिंह की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। बड़ी साजिश के तहत इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। चौदह साल मुकदमा चला। सीबीआई ने बहुत कोशिश की, लेकिन आरोपी बरी हो गए। तो मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, एजाज उल हक, मंसूर अंसारी, संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा और राकेश पांडे उर्फ हनुमान को बरी कर दिया गया। लेकिन हनुमान पांडे 9 अगस्त को एनकाउंटर में मार दिया गया। यही नहीं, रामू मल्लाह, अफरोज खान उर्फ चुन्नू भी बरी हो गया। अदा उर्फ रहमान भगोड़ा है, विश्वास उर्फ नेपाली, जफर उर्फ चंदा भी भगोड़ा है और मुन्ना बजरंगी उर्फ प्रेम प्रकाश सिंह की जेल में हत्या हो गई है। ये तमाम आरोपी जो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक के जरिए, जरा समझिए। अंसारी के सामने कोई बोल नहीं पाता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आवाज उठाए। मुख्तार का आतंक कई जिलों में था, जिसकी शुरुआत 80 के दशक के बाद से शुरू हुई थी। देखिए, जब हम उत्तर प्रदेश या खासतौर पर पूर्वांचल के संगठित अपराध की बात करते हैं तो अंसारी परिवार एक ऐसा परिवार है जिनके ऊपर ये माफिया का जो टैग लगना, इस टैग से बहुत सारे लोग वाबस्ता नहीं होते हैं। इस टैग को बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं क्योंकि उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड काफ़ी पढ़ा लिखा, एक जमींदार परिवार से आने वाले। उनके दादाजी का एक बड़ा नाम था, दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी बनवाने में उनका एक रोल था और तमाम इस तरीके की जितनी भी गतिविधियां उस ज़माने में होती थी। यहाँ तक कि माना जाता था कि महात्मा गांधी भी एक बार जब पूर्वांचल के दौरे पे आए थे तो गाजीपुर में उनके घर पे जाकर के रुके थे। मुख्तार अंसारी कॉलेज के दिनों में एक अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन अपराध की दुनिया भाने लगी थी और बताया जाता है कि कॉलेज के बाद मखनू सिंह गैंग की कमान मुख्तार अंसारी ने थाम ली। जैसे आप बात करेंगे इनके संगठित अपराध में प्रवेश करने की, तो 80 का दशक जब खत्म हो रहा था उस जमाने में गाजीपुर के एक डिग्री कॉलेज के एक सामान्य से चुनाव को लेकर के 2 अलग अलग गिरोहों में, जो कि साधु सिंह मखनू सिंह के थे, उनमें एक अदावत शुरू होती है। उस अदावत के बाद में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी उस अदावत का एक हिस्सा बन जाता है और उसके बाद दोस्ती निभाने के लिए इनका प्रवेश होता है उसमें, आप कह लीजिए अपराध की दुनिया में। मुख्तार अंसारी इस वक्त सुर्खियों में आ गया जब मखनू सिंह के दुश्मन साहिब सिंह की फिल्मी अंदाज में हत्या हो गई और धीरे धीरे मुख्तार अंसारी का दबदबा वाराणसी के आसपास के इलाकों में बढ़ने लगा। और बाद में जब वो अदावत बढ़ करके एक संगठित अदावत के रूप में कन्वर्ट हो गई और दूसरी तरफ यहाँ बनारस से ही या पूर्वांचल से ही उसी ज़माने में ब्रजेश सिंह का नाम भी काफ़ी उछलना शुरू हुआ था, आना शुरू हुआ था संगठित अपराध की दुनिया में। तो देखिए 90 का जो दशक है वो पूर्वांचल के संगठित अपराध को बनाने के लिए एक बड़ा अहम रोल उस दशक ने प्ले की। उस दौरान ये जो लंबी फेहरिस्त है उसमें 90 के दशक के पूर्वार्ध में ही नंदकिशोर रुंगटा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे और भाजपा समेत विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के बहुत क्लोज थे। मुरली मनोहर जोशी जी से लगायत अशोक सिंघल जी से लगायत सब लोगों से उनके व्यक्तिगत निजी संबंध थे। उनका अपहरण होता है जिसमें कि इनका नाम आया और उसके बाद वो अपहरण एक बड़ा केस माना गया। उसके बाद लंबी फिर इन लोगों के बीच में एक गैंगवार हुई उसी चट्टी में, तमाम छोटी गैंगवार्स और भी हुई हैं चंदौली और तमाम और जगहों पर। साल 1985 में मुख्तार के भाई अफजाल चुनाव में उतरे और विधायक बने। मुख्तार का असर इतना था कि पहले चुनाव में ही अफजाल अंसारी को जीत मिली। 1989 में भी अफजाल अंसारी को जीत मिली, यानी गाजीपुर में अंसारी बंधुओं का सिक्का चलने लगा था। मोहम्मदाबाद सीट पर उनका लगातार कब्जा रहा। चुनाव में किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि अंसारी बंधुओं को सीधी टक्कर दे दे। साल 1996 में मुख्तार अंसारी खुद चुनाव मैदान में आ गए और चुनाव जीतकर राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी। गाजीपुर भूमिहार बाहुल्य इलाका है जहां पर 90 के दशक में भूमिहारों के खिलाफ चुनाव लड़ना
किसी भी दूसरे जात के लोगों के लिए आसान नहीं था। लेकिन अंसारी बंधुओं ने चुनौती दी और चुनाव जीतने लगे। हालांकि मुख्तार अंसारी की माफिया वाली छवि में कोई बदलाव नहीं हुआ और ब्रिजेश सिंह से गैंग वॉर होता रहा। साल 2001 में मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में मुख्तार अंसारी के 3 साथी मारे गए, लेकिन वो बाल बाल बच गया। एक तरफ ब्रिजेश सिंह मुख्तार को चुनौती दे रहा था, तो दूसरी ओर राजनीति में कृष्णानंद राय का नाम तेजी से उभर रहा था। साल 2002 में बीजेपी ने कृष्णानंद राय को मोहम्मदाबाद से टिकट दिया और राय ने अंसारी बंधुओं के हाथ से जीत छीन ली। फिर क्या था, गाजीपुर में अंसारी बंधुओं के सबसे बड़े दुश्मन बनकर उभरे कृष्णानंद राय। लेकिन गाजीपुर संसदीय सीट से मुख्तार ने अपने भाई को एक बार फिर जीत दिलाई और मनोज सिन्हा को चित कर दिया। लेकिन अक्टूबर 2005 में मऊ दंगा भड़काने के आरोप में मुख्तार जेल चला गया। इधर कृष्णानंद राय से मिल रही राजनीतिक चुनौती मुख्तार के लिए परेशानी पैदा कर रही थी। राय के परिजनों का आरोप था कि मुख्तार मोहम्मदाबाद सीट की हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कृष्णानंद राय की पत्नी का आरोप है कि खेल के उद्घाटन के लिए बुलाना एक साजिश थी और उस दिन वो बुलेट प्रूफ कार में भी नहीं थे। पत्नी का आरोप है कि पूरी तैयारी के साथ मुख्तार ने कृष्णानंद राय की हत्या कर दी। लेकिन 14 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कृष्णानंद राय ही एक ऐसे नेता थे जो मुख्तार को चुनौती दे रहे थे, लेकिन 29 नवंबर 2005 को इतने खतरनाक साजिश रची गई कि उनको भनक भी नहीं लगी। उस दिन वो पूरी सुरक्षा के साथ नहीं थे। पूर्वांचल के गैंग वॉर के इतिहास में पहली बार एक AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। कार छलनी हो गई थी और 7 शवों से बरामद हुई थी 67 गोलियां। 30 नवंबर 2005 की शाम भावरकोल क्षेत्र के बसनिया पुलिया के पास अपराधियों ने ऑटोमेटिक हथियारों से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और उनके 6 साथियों को गोली मार दी थी। 29 नवंबर 2005 को हम बात करें तो उस समय में मऊ दंगों के आरोप में मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में बंद थे। लेकिन 29 नवंबर 2005 को दोपहर 3 बजे गाजीपुर के गोड़ौर गांव से निकलते समय भाजपा के विधायक थे कृष्णानंद राय जी, उनका मर्डर होता है। उनके साथ में 5-6 और लोगों का भी मर्डर होता है। और इस चीज़ को कराने के लिए उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से मुख्तार अंसारी जी को आरोपित किया गया था कि इन्होंने ही इस चीज़ का जो है मतलब पूरा जो कॉन्स्पिरेसी है वो इन्होंने रची। कृष्णानंद राय के साथ उस दिन उनकी गाड़ी में मोहम्मदाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्यामा शंकर राय, भावरकोल ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष रमेश राय, अखिलेश राय, शेषनाथ पटेल, मुन्ना यादव और उनके बॉडीगार्ड निर्भय नारायण उपाध्याय थे। इन 7 के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई थी। मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के भावरकोल ब्लॉक के सियाड़ी गांव में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के बाद सियाड़ी से बसनिया के लिए निकलते समय बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने ये नहीं सोचा था कि अपने ही इलाके में लट्टूडीह कोटवा मार्ग पर हत्यारे घात लगाकर बैठे होंगे। जब राय का काफिला बसनिया चट्टी से आगे बढ़ा, उसी वक्त घात लगाकर बैठे अपराधियों ने अचानक कृष्णानंद राय के काफिले पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। हमलावरों ने 6 AK-47 राइफलों से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। मुखबरी इतनी सटीक थी कि अपराधियों को पता था कृष्णानंद राय अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं है। विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की एक साथ हत्या से गाजीपुर ही नहीं, पूर्वांचल दहल उठा था। इस हत्याकांड से बिहार में भी हड़कंप मच गया था। हत्याकांड के विरोध में लगभग एक हफ्ते तक गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, वाराणसी के साथ ही आगजनी तोड़फोड़ आंदोलनों का दौर चलता रहा। आंदोलन की कमान पूर्व सीएम राजनाथ सिंह के हाथ में थी। तत्कालीन एसपी सरकार प्रदेश की जांच एजेंसी की रिपोर्ट को सही ठहरा रही थी, जबकि बीजेपी पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने पर अड़ी थी।
एक बाहुबली के जैसा था। उनकी पुरानी अदावत थी, एक पॉलिटिकल अदावत तो थी ही अंसारी परिवार से, क्योंकि उन्होंने अफजाल अंसारी जी का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से चुनाव जीता था किसी ज़माने में। तो एक पॉलिटिकल अदावत के साथ साथ में एक जो बल और प्रदर्शन और क्लाउट की जो अदावत होती है, वो अदावत भी चल रही थी। उसी अदावत की वजह से ऐसा माना जाता है कि इस घटना को अंजाम दिया, जो कि अब तक पूर्वांचल की सबसे बड़ी घटना है। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हत्याकांड की सीबीआई जांच का आदेश दिया। बाद में अलका राय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और आरोपियों को सत्ता का संरक्षण मिलने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि सुनवाई के दौरान गवाहों की हत्या हो सकती है। अलका राय ने कोर्ट से दूसरे प्रदेश में केस की सुनवाई की मांग की और सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी और तब से इस केस की सुनवाई दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में चल रही थी। 14 साल बाद सीबीआई ने मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। यूपी सरकार और कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। अलका राय आज भी मुख्तार अंसारी गैंग को हत्या का दोषी मानती है और सजा दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। तो वहीं योगी सरकार अब पूर्वांचल के गैंगस्टर का गेम ओवर करने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट।